हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। वैसे तो आपकी ये कहानी पढ़ी हुई होगी, लेकिन तेरे इश्क में पागल कहानी के बाद ये मेरी सबसे फेवरेट कहानी है, इसीलिए इस कहानी को मैं डाल रही हूँ। वैसे हमारी एक कहानी नई चल रही है, मोहब्बत की सज़ा, वो भी इसके साथ चलेगी। और हाँ दोस्तों, मैंने राइटर को बहुत रिक्वेस्ट की है तेरे इश्क में पागल कहानी का सेकंड सीजन लिखने के लिए, तो बहुत जल्द ही मैं आपके लिए उस कहानी का सेकंड सीजन लेकर आऊँगी। तो चलिए आज की हमारी प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। रुद्राक्ष सिंह राजपूत राजस्थान के शाही फैमिली से, वहाँ के हुक्मशाह है। 28 साल के, बिल्कुल राजकुमार वाले लुक और रोब भी बिल्कुल राजकुमार वाला। पूरे राजस्थान पर राज करते हैं और बिजनेस के मामले में इंडिया पर राज करते हैं। पता नहीं कितने शहरों में होटल खोले हुए हैं। जयपुर सिटी में अपने महल में अकेले रहते हैं। बस फैमिली के नाम पर एक दोस्त है अनिरुद्ध। रुद्र के साथ ही वो उसके महल में रहता है। रुद्र जितना ही शांत, अनिरुद्ध उतना ही हंसमुख। दोनों दोस्त जान देते हैं एक दूसरे पर। रुद्र की फैमिली को बहुत साल पहले ही मार दिया गया। किस्मत से रुद्र बच गया। रुद्र को अनिरुद्ध की फैमिली ने बड़ा किया था, लेकिन फिर 4 साल पहले उनकी भी किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब दोनों दोस्त एक दूसरे का सहारा है। रुद्र शुरू से ही शांत नेचर का है, लेकिन उसका ऑरा ऐसा था कि कोई देखे तो रूह कांप जाए। ऐसा नहीं था कि वो बहुत गुस्से वाला इंसान था। राजस्थान में उसे मसीहा भी बोलते थे लोग। सबकी तकलीफ खत्म करता था। बहुत ही हैंडसम, 6 फीट 1 इंच हाइट, एकदम फिट बॉडी, बाल थोड़े से लंबे उसके गर्दन पर आते थे। एक कान में छोटे से सोने की बाली जो उसके लुक को और भी ज्यादा अच्छा बनाती थी। काली गहरी आंखें, बियर्ड वाली लुक, गोरा रंग, बिल्कुल किसी महलों के राजकुमार जैसा। कोई लड़की देखे तो दिल थामे बिना न रह सके। राजस्थान की लड़कियों का क्रश था वो, लेकिन मजाल है किसी से भी नजरें मिल जाए। ज्यादातर अपनी आंखों में ब्लैक सेट्स लगाकर रहता था। बस मतलब का जवाब, एकदम शांत नेचर का। लेकिन ऐसा भी नहीं उसे गुस्सा नहीं आता। अगर गुस्सा आ जाए तो अच्छे भले इंसान को वहीं पर हार्ट अटैक आ जाए। शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, ना ही कोई गर्लफ्रेंड। बस पूरी वर्ल्ड का टूर करने में लगा रहता है। महीने में 20 दिन वो राजस्थान से बाहर ही रहता है। अनिरुद्ध भी उसके साथ ही जाता है। ये है हमारे हीरो जिनकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, लेकिन कोई है जो इसकी स्मूथ लाइफ में भूचाल लेकर आने वाली है। अब चलिए हमारी हीरोइन से मिलते हैं। नाज अवस्थी, मुंबई में रहने वाली एक चुलबुली सी लड़की। ये भी अनाथ है। पहले अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, फिर जब चाचा की डेथ हो गई, उसके चाची ने उसे अपने घर पर रखने से मना कर दिया। पिछले 2 साल से वो अपने दोस्त के साथ रूम शेयर करती है। दोनों दोस्त एक बहुत फेमस कैफे में जॉब करती है। पिछले 2 साल से वो यहाँ है, तो सैलरी भी अच्छी मिल जाती है उनको। दोनों का अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। 22 साल की नाज का कॉलेज लास्ट ईयर ही पास आउट हुआ है। बहुत ही प्यारी चुलबुली सी लड़की, और खाने के बाद टिप निकलवाने के तरीके तो कोई इनसे सीखे। सैलरी से ऊपर की भी खूब टिप लेकर पैसे कमा लेती है। खूबसूरत इतनी कि कई तो सिर्फ नाज को देखने ही वहां आ जाते हैं। वो चुलबुली बहुत है, लेकिन किसी को भाव देना उसे पसंद नहीं। अपने आप से ऊपर किसी को समझती नहीं। लाइफ को खुलकर जीती है और हमेशा मुस्कुराती रहती है। डरती तो बिल्कुल नहीं किसी बात से। बस वो अकेले नहीं सो सकती। हमेशा रिद्धि के रूम में सोती है। उसको अकेले सोने से डर लगता है। अकेले सोने के अलावा कोई और बात उसे नहीं डरा सकती। 5 फीट 6 इंच हाइट, दूध सा सफेद रंग, पतली सी खूबसूरत फिगर, काली बड़ी आंखें, उस पर बेहद घनी पलकें और छोटा सा चेहरा। गालों पर हंसते हुए डिंपल पड़ते थे। काले थोड़े लंबे सिल्की बाल जो ज्यादातर खुले ही रखती थी। एकदम मुंहफट, हर बात पर मुंह बोलती है, किसी से पंगे लेने से नहीं डरती। तो क्या होगा, एक तरफ हमारे शांत से रहने वाले हुक्मशाह
रुद्रांशी राजपूत, वहीं दूसरी तरफ हमारी चुलबुली सी लड़की नाज, जब आपस में मिलेंगे और कैसे होगा इन दोनों को एक दूसरे से प्यार, ये जानने के लिए आपको ये कहानी सुननी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जयपुर राजस्थान पूरे इंडिया में अपनी विरासत और कल्चर के लिए जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत स्टेट जहाँ पर बहुत बड़े बड़े महल आम ही देखने को मिल जाते हैं। अपनी पुरानी रियासतों को संभाल रखना वहाँ के लोग अपना फर्ज समझते हैं। इसी खूबसूरत स्टेट में एक खूबसूरत शहर जयपुर, यहाँ पर पूरे राजस्थान की आन बान शान उनके हुक्म शाह रुद्रांश सिंह राजपूत अपने महल में रहता है। यहाँ के बच्चे बच्चे की जुबान पर रुद्र का नाम होता है। यहाँ की लड़कियां तो मरती है उसका एक दीदार पाने के लिए। जब से वो राजस्थान के हुक्म शाह बने हैं, यहाँ के लोगों के चेहरे पर खुशी होती है। बहुत ही सहूलतें रुद्र ने प्रोवाइड करवाई, पता नहीं कितनी ही लड़कियों की शादी उनसे अपने पैसे से करवाई। गरीबों के लिए तो वो मसीहा है, लेकिन बहुत कम ही सबके सामने जाता है। रुद्र तक प्रॉब्लम तो सबकी पहुंच जाती है, वो उनको दूर भी कर देता है, लेकिन लोग रुद्र से मिलना भी चाहते हैं। सबकी बहुत इच्छा है उससे मिलने की। बहुत कम लोगों ने उसे रियल में देखा था। उसकी फोटो तो हर घर में लगी हुई थी, लेकिन कोई मिल नहीं पाता उससे। रुद्र ऐसा ही था, उसे ज़्यादा किसी से मिलना पसंद नहीं था। वो बहुत प्राइवेट था, वो सिर्फ अपने दोस्त अनिरुद्ध के साथ ही रहता था। अनिरुद्ध उसका पीए भी था। बहुत बार रुद्र को कई बड़े-बड़े इवेंट्स में इनवाइट किया गया था, लेकिन वो हमेशा पोलाइटली अपॉलजी भेज देता या फिर अपनी जगह अनिरुद्ध को भेज देता। रुद्र को देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती, लेकिन जब उसके न आने की न्यूज़ मिलती तो सब उदास हो जाते। राजपूत विला बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा विला, कम से कम 800 मीटर तक का गार्डन ही था। बिल्कुल नए स्टाइल में विला बना हुआ था। बाहर से देखकर लगता था जैसे बहुत पुराना स्टाइल हो, लेकिन जब अंदर से देखे तो मंत्रमुग्ध हुए बिना न रह सके। कोई हर चीज लेटेस्ट एडिशन की, बाहर देश से मंगवाई हुई चीजों से पूरा महल सजा हुआ था। घर को देखकर ही लगता था इस पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। 2 फ्लोर थे और कम से कम 15 बेडरूम, ऊपर के फ्लोर में 7-8 बेडरूम थे। उन्हीं बेडरूम में से एक बेडरूम में हमारे राजकुमार रुद्र बेड पर उल्टे लेटे सो रहे थे। सिर्फ ट्राउजर पहना हुआ था, ऊपर की बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं। रूम इतना खूबसूरत था कि कोई इंसान 10 मिनट तो रूम निहारने में लगा दे। बहुत बड़ा रूम था, हर एक चीज़ लेटेस्ट एडिशन की, और रूम के साथ ही बड़ी सी बालकनी। वहाँ पर सोफे लगे हुए थे। फ्लावर्स बहुत टाइप के थे लॉबी में। कुछ प्लांट्स नीचे ही खूबसूरती से रखे हुए थे। किंग साइज बहुत खूबसूरत सा बेड जिस पर रुद्र सो रहा था। वो कल रात ही फॉरेन ट्रिप से वापस आया था। रात को देर से आने की वजह से वो अभी तक अपनी नींद पूरी करने में लगा था। तभी उसके रूम का दरवाजा धम से खुला। एक हैंडसम सा लड़का अंदर आ गया। ये रुद्र का दोस्त कम भाई ज्यादा अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध ने रुद्र को सोते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए जल्दी से भागकर उसकी तरफ आ गया, उसके ऊपर लेट गया। रुद्र की नींद खुल गई, लेकिन आंखें बंद किए ही लेटा रहा। रुद्र के बाल थोड़े लंबे थे, वे अपने चेहरा अपनी बाह के नीचे रखकर सोया था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था अभी। अनिरुद्ध उसके ऊपर लेटते हुए बोला, रुद्र उठ जा, कितना सोएगा? बोला था ना फ्लाइट में सो जा। तब तो लैपटॉप में लगा रहा। मेरी तरह नींद पूरी की होती तो ऐसे 9:30 बजे तक मैं सो रहा होता। रुद्र ने पहले तो कोई रिएक्ट नहीं किया, फिर बाहर चेहरे के नीचे करके आंखें बंद किए ही बोला, मुंबई की फ्लाइट कब है? अनिरुद्ध उसके ऊपर लेटे ही, शाम 5 बजे की, रुद्र ने सुना और बोला, मूव। अनिरुद्ध उसके ऊपर से उठकर बेड पर लेट गया। अनिरुद्ध के उठते ही रुद्र भी उठ गया। एक बेहद हसीन चेहरा, गहरी काली आंखें, चेहरे पर बहुत ही सलीके की बियर्ड,
तीखी नाक, गर्दन तक लंबे और घने बाल, एक कान में बाली, बेहद हैंडसम सा बंदा, सिक्स पैक एब्स उसके उभर रहे थे, क्लीन शेव्ड बॉडी। उसकी बॉडी को देखकर लग रहा था जिम में घंटों पसीने बहाता है। रुद्र ने उठकर अपने बालों में अंगुलियां घुमाई और सेट करके पीछे करने लगा। बाय गॉड, क्या बंदा था! अपने बाल सेट करते हुए क्या लग रहा था! किसी ने सच ही कहा है, एक आदमी सबसे ज्यादा हैंडसम अपने बाल सेट करते हुए लगता है। लंबे बाल होने की वजह से काफी बार उसको अंगुलियां बालों में घुमानी पड़ी। अनिरुद्ध उसको ऐसे बाल सेट करते हुए देख रहा था और बोला, क्या बाल सेट कराता रहता है हमेशा, कटवा क्यों नहीं लेता? थोड़े छोटे करवा ले। रुद्र बेड से उठकर खड़ा हो गया। हाइट हाइट लगभग 6 फीट थी। शर्टलेस रुद्र बाल सेट करते हुए अनिरुद्ध की तरफ मुड़ गया और बोला, लंबे बाल कल्चर है हमारा, हमारे बाबा साहब भी लंबे ही बाल रखते थे, हमारे भी बाल लंबे ही रखना चाहते थे, उनकी धरोहर संभालना हमारी जिम्मेदारी है। अनिरुद्ध उठकर बैठ गया और बोला, वो तो ठीक है, लेकिन तेरी लुक और लंबे बालों के पीछे जो लड़कियां पागल होती है उनका क्या? पता है कितने रिश्ते आते हैं तुझे? मना कर करके हालत खराब हो गई है मेरी। जितनी तेरी उम्र नहीं, उससे 5 गुना ज्यादा लड़कियों को तो तू रिजेक्ट कर चुका है। रुद्र अपने ट्राउजर की जेब में हाथ डालकर पहले तो अनिरुद्ध की बात सुनते रहा, फिर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं किसी में, वो उनकी दिक्कत है, हम कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलकर रुद्र बाथरूम में चला गया। अनिरुद्ध वहीं बेड पर लेट गया। 15-20 मिनट के बाद वो जिम वाले कपड़ों में टी शर्ट और शॉर्ट्स डालकर बाहर आया और अनिरुद्ध को लेते हुए एक नज़र देखा, फिर सर्द आवाज में बोला, लेट्स गो। अनिरुद्ध भी उठ गया। दोनों महल के टेरेस पर बने जिम में चले गए। जिम पूरी तरह से शीशे का बना हुआ था। हर तरह की जिम मशीन उसमें थी। दोनों दोस्त जिम में आ गए। रुद्र ने सबसे पहले अपने बालों पर ब्लैक कलर हेयर बैंड लगाया, फिर ट्रेडमिल की तरफ चला गया। अनिरुद्ध भी उसके साथ वाले लगे दूसरे ट्रेडमिल पर आ गया। स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी पहले। रुद्र का ध्यान ट्रेडमिल पर ही था। अनिरुद्ध उसे देखकर बोला, रुद्र, हम 28 के हो गए हैं, कब करेंगे शादी यार? मेरा बहुत मन है कि मेरे बच्चे तुझे चाचू चाचू बोले। अनिरुद्ध की बात सुनकर रुद्र ने अपने आईब्रो उठाकर उसे अजीब सा लुक किया और बोला, हमने कब रोका है तुम्हें? गो अहेड, डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। अनिरुद्ध घुरकर, लेकिन मुझे तेरे साथ ही शादी करनी है। रुद्र अनिरुद्ध को देखकर, अपने लफ्जों पर ध्यान दो थोड़ा। अनिरुद्ध ने पहले ही रुद्र की तरफ देखा, फिर सोचने लगा। जब उसे समझ आया तो जल्दी से बोला, अरे यार, वो मतलब नहीं, मतलब ये कि जब किसी और लड़की से शादी करेगा तब मैं भी अपने लिए ढूंढ लूंगा। रुद्र ने अपने ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ा दी और अपने कानों पर हेडफोन लगाए लिए और तेज तेज भागने लगा। अनिरुद्ध ने खुद को इग्नोर करते हुए देखा तो चिढ़ते हुए रुद्र के ट्रेडमिल की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी और घुरकर रुद्र को देखने लगा। रुद्र ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा और मुस्कुरा दिया। उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और भागता रहा। बेहद खूबसूरत स्माइल थी रुद्र की। एक अनिरुद्ध ही था जिसके सामने रुद्र बातें कर लेता था। रुद्र शांत नेचर का था, बहुत कम रिएक्ट करता था किसी भी बात पर। हमेशा अदब से बात करना उसकी आदत थी। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, ऊपर से हुक्मशाह भी था, लेकिन उसकी अदब देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो बिना माँ बाप के बड़ा हुआ है। हर तरह से शाही घराने का लगता था। बोलने से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक हर एक बात में बिल्कुल परफेक्ट। उसके इस अदब की वजह से बिजनेस में नई-नई ऊंचाइयां छूते जा रहा था। कभी कोई गलत न्यूज़ रुद्र के बारे में नहीं छपी। हर कोई उसके लिए अच्छा ही बोलता। बिजनेस में भी बहुत लोग उसके साथ टाई अप करना चाहते थे, लेकिन रुद्र भी उनके साथ ही बिजनेस करता जो उसे सही लगते। एक तरफ बिल्कुल तहज़ीब से भरे हुए हमारे रुद्र, वहीं राजस्थान से दूर महाराष्ट्र के मुंबई शहर में रहती एक तूफान में लड़की जो रुद्र से बिल्कुल उलट नेचर की। मुंबई के एक कॉलोनी में 4th फ्लोर पर एक फ्लैट जिसमें 2 लड़कियां रहती थी। फ्लैट 2 BHK था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा कंजस्टेड था, लेकिन अच्छा साफ-सुथरा था, बहुत ज़्यादा चीज़ों से नहीं भरा हुआ था। हॉल में मीडियम साइज के 5 सीटर सोफे
उसके सामने एक काँच का मीडियम साइज़ का टेबल, बस इसके अलावा ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं। साइड में ही एक छोटी साइज़ की ओपन किचन जो साफ-सुथरी थी और अच्छी डेकोरेट की हुई थी। उसके साइड में 2 रूम बने हुए थे, वो भी ज़्यादा बड़े नहीं थे। बेड और अलमारी और ड्रेसिंग टेबल के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था रूम में। एक बेडरूम तो खाली ही था। दूसरे बेडरूम में एक लड़की शीशे के सामने तैयार हो रही थी और एक बेड पर सो रही थी। वो कोई और नहीं, हमारी हीरोइन नाज़ अवस्थी थी। शीशे के सामने उसकी दोस्त रिद्धि तैयार हो रही थी। वो भी अच्छी खासी खूबसूरत थी, लेकिन नाज़ से थोड़ा कम। दोनों की ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट हो गई थी। अब वो फुल टाइम जॉब करती थी। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उनकी शिफ्ट थी। वो एक बहुत बड़े कैफ़े में जॉब करती थी। अच्छी खासी डिमांड थी मुंबई में उस कैफ़े की। 2 साल से दोनों जॉब करती थी वहाँ। बहुत सा स्टाफ आया और चेंज हो गया, लेकिन ये दोनों पिछले 2 साल से वहाँ टिकी हुई थी। वहाँ का ओनर भी काफ़ी अच्छा था। उनकी एज भी काफ़ी हो गई थी, 60 प्लस था वो। इन दोनों को उनसे जॉब पर रखा था। वो कम आता था कैफ़े में, लेकिन उसको इनके काम की खबर रहती थी। नाज़ एक बहुत अच्छी कुक थी। उस कैफ़े की सिग्नेचर डिशेज़ नाज़ ही बनाती थी। साथ-साथ में वो वेटर्स का काम भी कर लेती थी। वो किसी काम को भी छोटा-बड़ा नहीं समझती थी। उसको कोई शर्म नहीं आती थी वेट्रेस बनने में। बहुत अच्छी तरह से वो गेस्ट को रिसीव करती थी। लेकिन अगर कोई उसको छेड़ दे तो वो बैंड भी बहुत बजाती थी। वहाँ का ओनर नाज़ के छोटे-मोटे कांड इग्नोर कर देता। रिद्धि भी कुक थी वहाँ पर, साथ में कैफ़े का अकाउंट भी हैंडल करती थी। दोनों दोस्त की आपस में बहुत बनती थी। रिद्धि थोड़ी समझदार और शरीफ थी। वो 5-6 महीने बड़ी भी थी नाज़ से, इसीलिए उसको बहन की तरह ट्रीट करती थी। नाज़ की शरारतों को हँसकर सहती। नाज़ भी अपनी जान देती थी रिद्धि पर। 9 बज रहे थे। रिद्धि कब से उठकर घर की सफाई करके तैयार भी हो गई थी, लेकिन नाज़ अभी तक सो रही थी। उसको अपनी नींद से बड़ा प्यार था। सुबह जल्दी उठना उसके लिए मौत से बदतर था। वो कभी जल्दी नहीं उठ सकती थी। रिद्धि तैयार होकर नाज़ की तरफ गई और उसको हिलाते हुए बोली, नाज़ उठ जा, लेट हो जाएंगे हम। रिद्धि ने थोड़ा उठने पर नाज़ थोड़ा ड्रामा करते हुए उठकर बैठ गई और नींद भरी आंखों से रिद्धि को देखने लगी। बहुत खूबसूरत थी हमारी नाज़। दूध सा गोरा रंग, छोटा सा चेहरा, काली आंखें, उस पर से घनी पलकें, पिंक होठ, स्मूथनिंग किए हुए हल्के से ब्राउन बाल। कोई एक बार देखी तो नजरें थम जाए। रिद्धि उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दी और उसके बाल ठीक करते हुए बोली, उठ जा, नहा ले अब, 10 बजे तक कैफे पहुंचना है। नाज ने क्यूट सा मुंह बना लिया और बोली, सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है यार, भगवान भी ना मेरी नींद के दुश्मन बने बैठे हैं, इतनी जल्दी सुबह कर देते हैं। रिद्धि हंसने लगी, उसके सर पर चपत लगाकर बोली, रात को घर आते ही सो जाती है, फिर सुबह 9 बजे उठती है, कितने दिन चाहिए तुझे। नाज रिद्धि को देखकर, यार रिद्धि थोड़ी लेट चलते हैं ना, अंकल को वैसे कुछ नहीं बोलते, मेरी नींद पूरी हो जाएगी, चल मैं सो लेती हूँ, आधा घंटा तू अच्छा सा खाना बनाकर कुछ। तब तक नाज वापस बेड पर गिरने लगी तो रिद्धि ने जल्दी से उसे बाहर पर खींचकर वापस बैठा दिया। नाज नौटंकी करते हुए बोली, यार रिद्धि सोने देना, मैं बता रही हूँ ना, अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो मैं कैफे में हर चीज में गड़बड़ करूंगी, फिर तेरा नाम लगा दूंगी, फिर मत बोलना मुझे। रिद्धि घूरते हुए, नाज उठ जल्दी, तेरा रोज का ये है, अंकल हमें पहले ही 1 घंटा लेट बुलाते हैं, सारा स्टाफ हमसे पहले आ जाता है, तू ज्यादा फायदा मत उठा उनकी शराफत का। नाज अकड़ते हुए, हाँ तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट तो हम डिजर्व करते हैं, हमारी वजह से करोड़पति बनते जा रहे हैं वो, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं वो, अगर हम जॉब छोड़ दें या उनकी आधी से ज्यादा सेल कम हो जाए, मैं तो दिखाऊंगी अकड़, कर ले जो करना है किसी को। नाज अवस्थी को जॉब की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है उसमें, अब सोने दे। वो वापस सोने लगी तो रिद्धि ने फिर उसे बैठा दिया। दोनों कंधे पकड़कर भोला सा मुंह बनाकर बोली, नाज उठ जाना प्लीज, तू ब्रेकफास्ट बना दे प्लीज, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। नाज जैसे ही सुना उसकी सारी नींद झटके से उठ गई। रिद्धि का माथा छूते हुए टेंशन में बोली, क्या हुआ है तुझे, पहले क्यों नहीं बताया। रिद्धि उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान, बस आज सुबह ही पीरियड्स आ गए हैं, कुछ नहीं है।
नाज रिद्धि को देखकर, अच्छा चल ठीक है, तू बैठ, मैं बस नहा कर आई, फिर अच्छा सा मेरे हाथ का स्पेशल सैंडविच बनाकर खिलाती हूँ तुझे। मेरी डार्लिंग पीरियड्स में है तो पैम्पर तो करूंगी ना। नाज ने बोलते हुए रिद्धि के गले में बाहें लपेट दी। रिद्धि हंसने लगी। नाज ने उसके गाल पर किस कर दिया, फिर उठकर बाथरूम की तरफ भाग गई। रिद्धि उसको जाते हुए देखती रही और हंसकर बोली, पागल लड़की। रिद्धि फिर उठकर बेडशीट ठीक करने लगी। रिद्धि बेड ठीक करके बाहर लॉबी में आकर सोफे पर बैठ गई और फोन चलाने लगी। अंदर नाज थोड़ी देर बाद नहाकर बाहर आई और साथ में रूम वाले चली गई। उसका सामान दूसरे रूम में था तो बस सोती हुई रिद्धि के साथ थी। उसको अकेले सोने में डर लगता था। नाज ने अलमारी से कपड़े लिए, चेंज करके जल्दी से तैयार होने लगी। बालों को कोक किया, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, आंखों में काजल लगाकर अद्दत में शीशे में देखकर मुस्कुराती। एकदम परफेक्ट फिगर, हाइट भी अच्छी थी नाज की, 5 फीट 5 इंच के करीब थी, पतली सी कमर। 22 साल की नाज हमेशा हंसती रहती थी, हमेशा कैजुअल से लुक में बहुत खूबसूरत लगती थी। ग्रे स्पेक्टी टॉप, ब्लू जींस, ऊपर से ग्रीन ओवरसाइज शर्ट, वाइट शूज, खुले बालों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। नाज और रिद्धि की स्कूटी उनके कैफे के बाहर आकर रुकी। उनके घर से आधे घंटे का रास्ता था। वैसे तो ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन बहुत ट्रैफिक मिलती थी रास्ते में, इसीलिए उनको आधा पौना घंटा लग जाता था। रिद्धि कैफे के बाहर ही उतर गई। नाज स्कूटी पार्किंग में लगाने चली गई। कुछ देर बाद वो स्कूटी लगाकर वापस आई और दोनों सहेलियां हाथ पकड़े अंदर चली गई। कैफे काफी बड़ा था, बैठने के लिए बहुत स्पेस थी वहाँ। प्राइवेट एरिया भी बने हुए थे। अभी 10 बजे के करीब टाइम हो रहा था तो ज्यादा लोग नहीं आए थे अभी। कैफे ऑलमोस्ट खाली ही था। दोनों सीधे चेंजिंग रूम में गई। वहां से कैफे के नाम की प्रिंट की हुई टी शर्ट पहन ली, जींस वही रहने दी। उनको यहाँ पर दी हुई टी शर्ट ही पहननी पड़ती थी। दोनों ने अपने टॉप और शर्ट अपने अपने लाकर बैग में रख दिया और किचन में आ गई। वहां एक लड़का और एक लड़की पहले से काम कर रहे थे। रिद्धि काउंटर की तरफ चली गई और नाज ने एप्रन उठाकर पहन लिया। नाज को देखकर दोनों लड़के और लड़की मुस्कुरा दिए। एक लड़का बोला, गुड मॉर्निंग नाज। नाज मुस्कुराकर, वेरी गुड मॉर्निंग अमित सर। लड़की, गुड मॉर्निंग नाज। नाज ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अमित नाज से बोला, नाज तुम्हें कितने बार कहा है मुझे सर मत बोला करो, तुमसे जूनियर हूँ मैं, 7 महीने हुए हैं मुझे अभी जॉब करते हुए। नाज सब्जियां चॉप कर रही थी, उसके साथ ही खड़े होकर वो चॉप करते हुए अपने धुन में बोली, हाँ तो अगर जूनियर बनने का शौक है आपको तो एज भी कम करके आते अपनी। अभी 28 साल के बूढ़े इंसान का नाम लेती मैं अच्छी थोड़ी लगूंगी। क्या बातें करते हो सर आप भी। राज की बात सुनकर अमित हैरानी से उसे देखने लगा और उसके साथ खड़ी लड़की जिसका नाम राशि था, उसकी हंसी निकल गई। वो जोर जोर से हंसने लगी। नाज ने उसे हंसते हुए देखा तो ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और सब्जियां काटती रही। नाज का ऐसा ही नेचर था, उसकी बातों से सब हंसते रहते थे। पूरे कैफे की रौनक थी वो। राशि के हंसने से अमित थोड़ा सेंस में आया और बोला, नाज ये क्या था, तुमने कहा मैं बुढ़ा लग रहा हूँ। 28 कोई बहुत ज्यादा एज नहीं होती। नाज अपनी धुन में चॉप करते हुए, हाँ तो कम भी नहीं होती, मैं तो 25 के बाद सबको बुड्ढों में काउंट करती हूँ। राशि हंसते हुए, सही लॉजिक है तेरा, नाच बूढ़ा ही है ये, आए दिन तो इसकी पीठ दुखने लगती है। अमित, राशि को घूरकर जिम करता हूँ मैं, इसीलिए कई बार हो जाती है पीठ दर्द। और ज्यादा बूढ़ा बोल रही हो ना मुझे। अगर तुम दोनों की लाइफ में कोई मेरी एज का आ गया तो फिर बताना मैं बुढ़ा हूँ या नहीं। अमित की बात सुनकर नाज और राशि एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर नाज ने अजीब सा मुंह बनाया और बोली, इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं मेरे कि मुझे बूढ़े इंसान से शादी करना पड़े। मैं 22 की हुई हूँ अभी, तो ज्यादा से ज्यादा चॉइस का हो मेरा बॉयफ्रेंड, इससे ज्यादा नहीं। कहाँ मैं इतनी हसीन और ब्यूटीफुल किसी बुड्ढे के साथ थोड़ी अच्छी लगूंगी मैं। अमित और राशि ने नाज की बात सुनी तो एक दूसरे को देखकर फिर हंसने लगे। नाज ने उनको हंसते हुए देखा तो घुरकर बोली, वाट। अमित ने हंसते हुए, बेचारा हमारा मैनेजर तेरे पीछे लट्टू है, उसको कौन समझाए, वो तो दूर दूर तक तेरी लिस्ट में नहीं आता। नाज ने मैनेजर का नाम सुना तो अजीब सा मुंह बना लिया और बोली, यार क्या सुबह सुबह उस चोमू का नाम ले लिया, मुझे तो समझ नहीं आता क्या सोचकर वो मुझ पे ट्राई मारता है। मतलब कहाँ मैं और कहाँ वो, ऐसा लगता है जैसे सुबह की पोटी भी पेट में ही लेकर आ जाता है। उसकी तो चाल भी लड़कियों वाली है, आया बड़ा मिस नाच करने वाला।
राज की बात सुनकर एक बार फिर दोनों अपना काम छोड़कर हंसने लगे। अमित तो नीचे पंजों के बल बैठकर हंसने लगा। राज के चेहरे पर भी एक बेहद खूबसूरत से स्माइल आ गई उनको हंसता देखकर। इतने में उनको एक थोड़ी सी पतली आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है यहाँ? सबने आवाज सुनी तो वहीं चुप हो गए। राज ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। अमित और राशि बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाकर वापस शॉपिंग करने लगे। दरवाजे पर कोई और नहीं, उनका मैनेजर ही था। सच में चोमू टाइप का था, 32-33 साल का था, थोड़ा सा पेट बाहर निकला हुआ, लेग्स उसकी पतली सी थी, वो थाइस से जुड़ी हुई, आंखों पर चश्मा, एक फनी सा दिखने वाला इंसान। राज ने धीरे से कहा, आ गया मेरा दिमाग खाने। वो दोनों अपनी हंसी दबाए काम करते रहे। मैनेजर की नज़र जब राज पर गई तो मुस्कुराने लगा। उसको दांतों में काफी गैप था, हंसता हुआ भी बहुत फनी लगता था। वो जल्दी से अजीब से वॉक करते हुए नाज की तरफ आया और मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिस नाज। जैसे ही सबने उसकी आवाज़ सुनी राशि की तो फिर से हंसी निकलने लगी। वो वहां से खिसक कर बर्तन धोने लगी, साथ में धीरे धीरे हंस भी रही थी। अमित नाज के पास ही खड़ा था। नाज ने सुना तो उसका हाथ रुक गया। वो बड़ी ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए मैनेजर को देखकर एक्टिंग करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? वैसे आपकी कब्ज ठीक हुई कि नहीं? नाज की बात सुनकर मैनेजर बेचारा शर्मिंदा सा हो गया। अमित की भी हंसी निकल गई, वो भी खिसक गया वहां से। राशि के पास चला गया। राशि पहले से ही अपने मुंह पर हाथ रखे साइलेंट तरीके से हंस रही थी। अमित भी हंसने लगा। मैनेजर ने ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ कहा, मिस नाज, आपको किसने कहा मुझे कब्ज है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए आपके सामने ही खड़ा हूँ। नाज एक्टिंग करते हुए उदास सा चेहरा बनाकर, सच्ची सर आप सच में ठीक है? फिर पता नहीं मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि पिछले 10 दिनों से पोटी आपके पेट में ही है अभी तक। मैनेजर बेचारा पानी पानी हो गया। उन दोनों की हालत तो हंस हंस के खराब हो गई। मैनेजर ने अभी खिसकना ही सही समझा। अजीब से स्माइल से बोला, मिस नाज, मैं कहने आया था आप चिकन फ्राई कर लीजिए, आ गया है चिकन। नाज मुस्कुराते हुए मैनेजर को देखकर, श्योर सर। नाज कुछ और बोलती मैनेजर गोली की स्पीड से बाहर चला गया। नाज उसको घूरकर जाते हुए देखती रही। उसके जाने के बाद मुंह दबाकर हंस रहे अराजी और अमित खुलकर हंसने लगे। नाज ने अजीब सा मुंह बनाते हुए दरवाजे की तरफ देखा और कहा, अमित सर, जरा इनको पेंट पहनानी सिखा दीजिए, कितने गंदे लगते हैं, पीछे से ऐसे लगता है अगले ही सेकंड गिर जाएगी पेंट उनकी। अमित हंसते हुए नाज के पास आया और उसके कंधे पर बाहें लपेटकर हंसते हुए बोला, यार क्यों उसकी बैंड बजाती है हर बार? वो कुछ बोलता भी नहीं है तुम्हें, तुम्हारे नुकसान के किए हुए पैसे भी नहीं काटता। नाज सब्जी काटते हुए, तो मैंने कब मना किया उसे? जो भी नुकसान होता है मुझसे काट ले वो पैसे। मुझे तो समझ नहीं आता कैसे इस चोमू से पीछा छुड़ाऊं। आप तो भाई हो मेरे, करो ना कुछ इसका, तंग आ गई हूं मैं। अमित ने उसकी गाल खींच दी और बोला, ठीक है करता हूँ कुछ, बटर चिकन बनाकर खिला अपने हाथ का। नाज मुस्कुराकर डन। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग गए। मजाक चाहे जैसे भी करती हो नाज, लेकिन कुकिंग के मामले में उसका कोई कंपटीशन नहीं था। बहुत ही टेस्टी सब कुछ बनाती थी और जल्दी भी। दूसरी तरफ जयपुर में रुद्र अपने महल में डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा था। अनिरुद्ध भी उसके साथ ही था। दोनों 2 घंटे जिम लगाते रहे। अब उनको भूख लग रही थी। वहां बहुत से सर्वेंट उनकी सेवा में लगे हुए थे। रुद्र बड़े अदब से खाना खा रहा था, लेकिन अनिरुद्ध, उसको बहुत भूख लगी थी। वो बहुत तेज तेज खाना खा रहा था। रुद्र ने उसको देखकर कहा, धीरे धीरे खाओ थोड़ा। अनिरुद्ध खाते हुए, यार ये अजीब से रोल तू अपने पास ही रख, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अनिरुद्ध को घूरते हुए, अने डोंट यू थिंक यू टॉक टू मच? अनिरुद्ध। रुद्र को अपनी तरफ ऐसे घूरते देखकर अनिरुद्ध चौंक गया और मुस्कुराते हुए बोला, मजाक था मेरे भाई। रुद्र अनिरुद्ध को देखकर, हमें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मैनर्सलेस हो, तुम थोड़ा मैनर में रहो। अनिरुद्ध हंस दिया और हाँ में सिर हिला दिया। फिर रुद्र की तरफ गौर से देखकर बोला, रुद्र कितनी ट्रेजेडी होगी ना तेरी लाइफ में अगर तुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो तेरे रूल्स की बैंड बजा दे, तेरी एक बात ना माने। मैं तो सच कहता हूँ, कोई ऐसी लड़की आए तेरी लाइफ में, तुझे लाइफ का असली मतलब समझ में आए। क्या ये बोरिंग सी लाइफ जी रहा है तू? रुद्र ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी ही धुन में खाता रहा। अनिरुद्ध की तरफ देखकर अनिरुद्ध बोला, रुद्र मैं सच कहता हूँ भाई, तू खुल के अपनी लाइफ जिए, बिजनेस से अलग भी एक दुनिया है, तू अपने बारे में भी सोच। दुनिया का बहुत भला किया तुमने, भगवान ने तेरे लिए कोई बेस्ट ही सोचा होगा।
आई रियली होप तुम्हें भी कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिसके लिए तू कुछ भी कर जाए। अपने आप को जो तुमने ऐसे बांध के रखा है उन सब से तुम भी आज़ाद हो जाओ। तुम उस लड़की के लिए वो सब कर जाओ जो तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं है। रुद्र चुपचाप सुनता रहा। उसने ना कोई ज्यादा रिएक्ट किया, ना ही अनिरुद्ध की तरफ देखा। रुद्र ने पानी का ग्लास उठाया और पीने लगा। अनिरुद्ध बोला, तू सुन रहा है ना रुद्र, जवाब तो दे कोई। रुद्र ने ग्लास नीचे रखा और बोला, जिन बातों की हमारी लाइफ में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उन पर रिएक्ट करना हम अपना टाइम वेस्ट करना समझते हैं। इतना बोलकर रुद्र ने टिश्यू से अपना मुंह साफ किया और उठकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे जाने से पहले हमें ऑफिस जाना है, सो हरी अप। इतना बोलकर रुद्र अपने रूम में चला गया। रूम में जाकर सबसे पहले रुद्र ने मुंबई जाने के लिए अपने 2 दिन के कपड़े छोटे सूटकेस में पैक किए। फिर बड़े से क्लोसेट रूम में चला गया। वहां रुद्र के अनगिनत कपड़े, जूते, परफ्यूम, वॉच, हर एक चीज ही का बहुत बड़ा कलेक्शन था। रुद्र के पास ज्यादातर ब्लैक ही कपड़े थे। रुद्र ने एक नज़र अपने ब्लैक कपड़ों को देखा, उनमें से एक सेट निकालकर चेंज कर लिया। उसके बाद शीशे के सामने खड़ा होकर वो अपने बाल बनाने लगा। सबसे ज़्यादा टाइम उसे अपने बाल बनाने में ही लगता था। रुद्र ने बालों में वैक्स क्रीम लगा उसे अच्छे से सेट कर लिया। फिर अपने वॉच कलेक्शन में से एक वॉच निकालकर पहन ली। एक बेहद एक्सपेंसिव सा बहुत ही अच्छा खुशबू का परफ्यूम छिड़का और एक लुक खुद को शीशे में देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो रेडी होकर क्लोसेट रूम से बाहर आ गया और अपना फोन उठाकर रूम से बाहर चला गया। नीचे आकर वो हॉल के सोफे पर एक राजा की तरह बैठकर अपना फोन चलाने लगा। रुद्र का बॉडीगार्ड आया। रुद्र सबके सामने हाथ जोड़कर बोला, हुक्मशाह वृद्धानाथ आश्रम में आज फंक्शन है, आपको इनविटेशन भेजा है। बहुत दिनों से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। रुद्र ने नजर उठाकर बॉडीगार्ड की तरफ देखा। बॉडीगार्ड ने अपनी नजरें नीची कर ली। ऐसा नहीं था वो डरता था रुद्र से, लेकिन हुक्मशाह होने की रिस्पेक्ट उसे सब देते थे। कोई हुक्मशाह से नजरें नहीं मिलाता था। सिर्फ एक अनिरुद्ध था जो उसके बिल्कुल नॉर्मल रहता था। उसके अलावा सबकी नजरें रुद्र के आगे रिस्पेक्ट से झुक जाती थी। रुद्र भी अपने बॉडीगार्ड और अपने स्टाफ से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था। सब लोग खुद ही रुद्र के सामने कोई गलती नहीं करते थे, कभी मौका नहीं देते थे रुद्र को गुस्सा करने का। रुद्र ने कुछ सेकंड कुछ नहीं कहा, फिर बॉडीगार्ड से सर्द आवाज में बोला, उनको एक गिफ्ट और एपोलॉजी हमारी तरफ से भेज दीजिए। जितना उनको जरूरत हो डोनेशन दे दीजिए। इतना बोलकर रुद्र वापस फोन में देखने लगा। बॉडीगार्ड ने फिर रुद्र की तरफ देखा और बोला, जी हुक्मशाह। बॉडीगार्ड वहां से बाहर की तरफ चला गया। इतने में अनिरुद्ध भी तैयार होकर नीचे आ गया और रुद्र के पास बैठ गया। उसके बैठते ही रुद्र उठकर खड़ा हो गया और बाहर की तरफ चला गया। अनिरुद्ध ने जाते हुए देखा तो उठकर बाहर जाते हुए बोला, 2 मिनट चैन से बैठने भी नहीं देता। फिर अनिरुद्ध भी अपना कोट ठीक करता हुआ रुद्र के पीछे चल दिया। रुद्र अपनी आंखों में काला चश्मा लगाए बहुत रौब से अपनी कार की तरफ जा रहा था। बाय गॉड, इतना हैंडसम लग रहा था वो। ऊपर से उसके बाल थोड़े थोड़े उठ रहे थे, उसे और ज्यादा दिलकश बना रहे थे। रुद्र को आता देखकर उसके बॉडीगार्ड ने जल्दी से सर झुकाकर कार का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। ब्लैक कलर की रोल्स रॉयल लेटेस्ट एडिशन की कम से कम 6-7 करोड़ की उसकी कार ही थी। रुद्र के पास आते ही नजर कार का दरवाजा पकड़े हुए ही उसके बॉडीगार्ड ने नजर झुकाए हुए कहा, गुड आफ्टरनून हुक्मशाह। रुद्र ने हल्का सा सिर हिला दिया, सीधे कार में बैठ गया। उसके पीछे ही अनिरुद्ध आ गया। बॉडीगार्ड ने उसे भी विश किया। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया। रुद्र के साथ वाली सीट पर बैठ गया। बॉडीगार्ड ने दरवाजा बंद किया और आगे पैसेंजर सीट पर खुद भी बैठ गया। उनके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उनकी कार पीछे की ओर कार चलने लगी। उसमें भी बॉडीगार्ड्स थे। अनिरुद्ध ने रुद्र की तरफ देखा जो फोन में बिजी था। उसे एक नजर उसे देखा, फिर कहा, रुद्र, मुंबई में फ्लैट की सफाई करवा दी है क्लाइंट ने। अनिरुद्ध आगे कुछ कहता, रुद्र ने फोन देखते हुए ही शांत सी आवाज में कहा, हम होटल में स्टे करेंगे, मीटिंग भी किसी शांति से प्लेस में अरेंज करना। अनिरुद्ध एक नजर रुद्र को देखकर, ओके, देखता हूँ कोई अच्छी सी जगह। इसके अलावा ज्यादा कोई बात नहीं हुई दोनों में। अनिरुद्ध भी अपने फोन में बिजी हो गया। कार राजपूत इंडस्ट्रीज की तरफ चली गई। शाम के 7 बजे रुद्र की फ्लाइट मुंबई लैंड हो गई। अपने 4 बॉडीगार्ड और अनिरुद्ध के साथ वो आंखों पर काला चश्मा लगाए बहुत रौब से एयरपोर्ट
प्राइवेट एरिया से होते हुए बाहर आ गया। एयरपोर्ट के बाहर ही 2 बड़ी-बड़ी महंगी कार उनका वेट कर रही थी। मुंबई में जिनके साथ वो मीटिंग करने आया था, उन्होंने ही गाड़ियां भिजवाई थी। ड्राइवर और एक सूट-बूट पहने आदमी हाथ में बुके लेकर कार के बाहर वेट कर रहे थे। रुद्र को आता देखकर आदमी जल्दी से उसकी तरफ गया और बुके रुद्र की तरफ बढ़ा दिए और मिमियाते हुए बोला, वेलकम हुक्म शाह। रुद्र ने अनिरुद्ध की तरफ देखा तो अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर आदमी के हाथ से बुके ले लिया और बोला, थैंक यू मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा, आइए हुक्म शाह। उसने जाकर कार का दरवाजा खोल दिया। रुद्र जाकर कार में बैठ गया। उसके साथ ही अनिरुद्ध और रुद्र का मेन बॉडीगार्ड रोनी आगे की सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। कार स्टार्ट हो गई, होटल की तरफ चल दी। रुद्र सीट से सर लगाकर बैठ गया। उसका सर थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा था। आंखों पर चश्मा लगे ही वो आंखें बंद करके सीट पर सर टकाए बैठ गया। अनिरुद्ध ने उसे देखा तो बोला, रुद्र यू ओके? रुद्र सीट पर ही सर लगाए, या आई नीड ए कॉफी। अनिरुद्ध ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर ड्राइवर से बोला, कोई अच्छा कैफे दिखे तो कार रोक देना। 15-20 मिनट के बाद उनकी कार एक बड़े से कैफे के सामने रुकी। रुद्र और अनिरुद्ध ने चेहरे पर मास्क लगा लिया। रोनी ने रुद्र की साइड का दरवाजा खोल दिया। रुद्र की आंखों पर चश्मा और चेहरे पर मास्क लगा अपने कोट के बटन बंद करते हुए बाहर आ गया। दूसरी तरफ से अनिरुद्ध भी आ गया। रुद्र ने सिर्फ 2 बॉडीगार्ड को अपने साथ आने की परमिशन दी। अनिरुद्ध और रुद्र दोनों कैफे के अंदर चले गए। बॉडीगार्ड उनके पीछे चल रहे थे। उनके पास गन्स भी थे, लेकिन उन्होंने उन्हें छुपाए हुए थे। गन तो रुद्र के पास भी थी, लेकिन वो ज्यादातर कैरी नहीं करता था। 4 लंबे चौड़े लड़कों को देखकर कैफे में बैठे सबकी नजरें उनकी तरफ चली गई। चेहरे पर मास्क होने की वजह से कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। उन चारों ने रुद्र की पर्सनैलिटी सबसे अलग और शाही लग रही थी। भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी रुद्र के लुक को देखकर लड़कियों की नजरें उस पर जम गई। उन चारों ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। अनिरुद्ध ने कैफे में नजर घुमाकर प्राइवेट एरिया देखा और रुद्र को लेकर प्राइवेट एरिया की तरफ चलकर बैठ गया। रुद्र के बिना उसके बॉडीगार्ड उसके पीछे खड़े हो गए। रुद्र ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, रोनी बैठ जाइए। रोनी झिझकते हुए, वी आर फाइन हुक्म शाह। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक हल्की सी नजर अभी उनको देखा ही था। दोनों जल्दी से उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। अनिरुद्ध हंसने लगा उनकी फुर्ती देखकर। रुद्र ने अपनी नजरें हटा ली तो रोनी अनिरुद्ध को घूरने लगा। रोनी दोस्त ही था रुद्र और अने का। उनके कॉलेज में उनके क्लासमेट था। फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक थी, तो रुद्र ने अपने साथ ही रख लिया। रोनी दोस्त जरूर था रुद्र का, लेकिन वो अपने पिता को तरह रिस्पेक्ट करता था उसकी। रुद्र की वजह से ही आज उसके घर की कंडीशन बहुत अच्छी थी। रुद्र के लिए अपनी जान भी दे सकता था रोनी, लेकिन अनिरुद्ध के साथ वो नॉर्मल दोस्तों की तरह ही बिहेव करता था और अनिरुद्ध को भी इससे दिक्कत नहीं थी। अनिरुद्ध रोनी को देखकर, रोनी तुम्हें हर बार क्यों कहना पड़ता है? रोनी एक नज़र देखकर, अने अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, हुक्म शाह की सेफ्टी पहली जिम्मेदारी है। रुद्र अपना फोन चलाता रहा। उसे ज्यादा किसी बातों में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं था। अनिरुद्ध अभी कुछ कहता उससे पहले ही एक खूबसूरत लड़की हाथ में मेन्यू लेकर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आ गई। अनिरुद्ध की नज़र उस लड़की पर ही रुक गई थी। वो रिद्धि ही थी। वो कॉफी पीने नाज और रिद्धि के ही कैफे आए थे। रिद्धि ने मुस्कुराकर मेन्यू टेबल पर रखा और बेहद प्यारी आवाज में बोली, वेलकम सर, प्लीज बी कंफर्टेबल। रिद्धि की आवाज से अनिरुद्ध होश में आया और मेन्यू पकड़कर अपना मास्क नीचे कर लिया। अनिरुद्ध को देखकर रिद्धि भी उसे देखने लगी, लेकिन फिर जल्दी से अपनी नजरें हटाकर बिल्कुल सावधान अपनी दोनों हाथ नीचे जोड़कर खड़ी हो गई और नजरें झुका ली। अनिरुद्ध मुस्कुराए बिना न रह सका और बोला, थैंक यू मिस। रिद्धि ने हल्का सा वापस देखा और छोटा सा मुस्कुराकर वापस नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। रुद्र अपने पैर पर पैर चढ़ाए अब फोन में बिजी था। आंखों पर चश्मा और मास्क अभी पर लगा हुआ था। अनिरुद्ध ने एक नजर रिद्धि को देखकर फिर मेनू को देखा और बोला, चाल लेट विच चिकन सैंडविच। रिद्धि ने अपनी डायरी में उनका ऑर्डर लिखा और पोलाइटली अनिरुद्ध को देखकर बोली, एनीथिंग एल्स सर?
अनिरुद्ध उसे देखते हुए थैंक्स। रिद्धि ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, वहां से चली गई। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता रहा। रोनी उसे नोटिस कर रहा था। जब अनिरुद्ध ने रोनी की तरफ देखा तो रोनी ने अपने आईब्रो उठा दिया। अनिरुद्ध ने भी आंख मार दी, मुस्कुराकर पीछे होकर बैठ गया। रोनी ने रुद्र की तरफ इशारा किया तो रुद्र उसे घूरने लगा। रोनी साइड में फेस करके मुस्कुराने लगा। रुद्र अपने फोन में देख रहा था लेकिन उन दोनों को बराबर नोटिस कर रहा था। उसने अपना मास्क नीचे किया और बोला, अने बिहेव योरसेल्फ। अनिरुद्ध सकपका गया और बोला, नथिंग लाइक दैट यार। रुद्र ने एक लुक अनिरुद्ध को दिया तो अनिरुद्ध भी उसे इग्नोर करके फोन चलाने लगा। रोनी भी सीरियस होकर बैठ गया। दूसरी तरफ रिद्धि ऑर्डर लेकर किचन में आ गई। हमारी नाज कॉफी बना रही थी। रिद्धि ने आकर उसे पेपर दिया और बोली, नाज वैसे तो मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन यार आज सच में पता नहीं कौन लोग आए। इतने हैंडसम बंदे मुंबई के तो नहीं लग रहे। बड़ा ही अलग सा गेटअप है उनका। नाज रिद्धि से थोड़ी दूर हुई। उसे पैरों से लेकर ऊपर तक देखकर हैरानी से बोली, रिद्धि तू वो भी लड़कों की बातें ये कब से करने लग गई तू? और कौन सी आइटम आई है हमारे कैफे में? रिद्धि उसके सर पर चप्पच लगाई और बोली, आइटम नहीं है पागल, अच्छे खासे हैंडसम बंदे। तीन के तो चेहरे दिख रहे थे। एक तो पूरी तरह से अपना चेहरा छुपा कर बैठा हुआ था लेकिन वो उन सब से अलग ही लग रहा था। मेरा मन उसका चेहरा देखने का है। उसके बाल देखने कितने अच्छे हैं। नाज मुस्कुराकर एक्टिंग कर, हाय हाय क्या बात है, चल क्या रहा है? रिद्धि घूरते हुए, कुछ नहीं चल रहा, बस बता रही हूँ। इन सब के लिए टाइम नहीं है हम दोनों के पास। चल जल्दी से ऑर्डर रेडी कर फिर देख कर आना। नाज क्यूट सा मुंह बनाकर, क्यों मैं क्यों जाऊँ, तू जा। नाज दोनों गाल खींचकर, रिद्धि नाज की दोनों गाल खींचकर, प्लीज चली जा मेरी जान, मुझे अजीब सा लग रहा है। तू तो ब्रेव है, हैंडल कर लेती है। नाज गहरी सांस लेकर, ठीक है चल लेते बना दे तू, मैं सैंडविच बनाती हूँ। वो दोनों ऑर्डर रेडी करने लग गई। बाहर काफी कस्टमर थे तो सबके काम में बिजी थे। कम से कम 7-8 चिफ लगे हुए थे ऑर्डर रेडी करने में। नाज और रिद्धि ने ऑर्डर रेडी करके ट्रे में रखा। नाज ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती थी किसी को, न ही खुद को शो ऑफ करके दिखाती थी। उसने अपने सर से कैप उतारी, अपने बालों का जूड़ा बना लिया। जूड़ा बनाने से उसका चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत और क्यूट लगने लगा। वो थक गई थी सुबह से खाना बनाते बनाते। अभी तो उसे अपने लुक की बिल्कुल चिंता भी नहीं थी। उसने टिश्यू से अपने चेहरे पर पसीना साफ किया, अप्रेन उतारकर ट्रे पकड़ लिया, ऑर्डर लेकर चली गई। उसके हाथ में बड़ी सी ट्रे थी। उसने कॉफी और सैंडविच थे। वो प्राइवेट एरिया था इसीलिए वहां ना तो कोई बड़ी भीड़ भाड़ था ना ही आवाज बाहर जा सकती थी। हाँ लेकिन कैमरा लगे हुए थे वहां। नाज ध्यान से ट्रे पकड़कर टेबल की तरफ आ गई। रुद्र की पीठ थी नाज की तरफ जहां से वो चलकर आ रही थी। रुद्र बैठा भी कॉर्नर सीट पर था। सब फोन में बिजी थे। नाज को आते हुए किसी ने नहीं देखा। नाज आकर ऑर्डर रखने लगी। रुद्र का ध्यान अभी भी नहीं था। वो भी बस अपने ध्यान से अपना पैर दूसरे पैर से उठाकर सीधा होकर बैठने लगा। रुद्र के ऐसा करते नाज एकदम से घबरा गई। ट्रे छूटने को हो गई उससे। कॉफी में से एक कप कॉफी रुद्र के सूझ पर गिर गई। रुद्र ने भी जल्दी से ट्रे को संभालना चाहा और हाथ नाज के हाथ पर रख दिया। नाज भी हड़बड़ा गई। सब इतना अचानक हुआ कि किसी को समझ नहीं आया। लेकिन रोनी तो बॉडीगार्ड था। रुद्र का कोई भी प्रॉब्लम आए उसे एक्शन लेना ही था। वो उसके साथ वाला बॉडीगार्ड जल्दी से खड़े हो गए और अपनी अपनी गन्स निकालकर नाज की तरफ उठा दी। नाज ने जैसे ही गन्स देखी जल्दी से चीख कर रुद्र की गोद में बैठ गई। उसका कोट कस के पकड़ लिया। रुद्र एकदम से शॉक हो गया। उसके हाथ हवा में ही रह गए। बाकी सब भी शौक से उसे देखने लगे। रुद्र के चेहरे पर अभी भी मास्क और आंखों पर चश्मा था। उसने भी नाज को अभी तक देखा नहीं था लेकिन नाज के हाथ के एहसास उसे अच्छा जरूर लगा था। नाज की जान हलक में आ गई। गन्स देखकर रुद्र पर कोट पकड़कर डरते हुए बोली, प्लीज गन्स नीचे कर लीजिए, गलती से हो गया मुझसे, प्लीज मारना मत। नाज की आवाज से रुद्र सेंस में आया। नाज ने डरते हुए रुद्र की तरफ देखा। रुद्र तो उसे बस देखता ही रह गया। नाज का डरा हुआ चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था। नाज के गोरे चेहरे पर पसीना आने लगा। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रोनी नाज का हाथ पकड़कर उसे रुद्र की गोद से उठाने लगा तो रुद्र ने पहले ही हाथ दिखाकर बेहद सर्द आवाज में कहा, गन्स डाउन रोनी जल्दी से। लेकिन सर, रुद्र रोनी की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, आई सेड बट योर गन्स डाउन राइट नाउ। रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुनकर सब हैरान हो गए। रोनी ने जल्दी से अपनी गन नीचे कर दी। अनिरुद्ध भी हैरानी से रुद्र को देखने लगा क्योंकि रुद्र भी अपनी सेफ्टी के मामले में रोनी के काम में ज्यादा टांग नहीं अड़ाता था। रोनी जो करता था उसे करने देता था।
नाज ने जब रुद्र की आवाज़ सुनी उसकी तरफ देखने लगी। गंस देखकर अब उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। उसकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन पहली बार आई थी तो इसी के लिए घबरा गई। उसे रुद्र का चेहरा तो नहीं दिख रहा था लेकिन उसे एक अलग सी फीलिंग हुई। रुद्र भी अब नाज की तरफ देखने लगा। नाज ने आंखों में आंसू लिए डरते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, बाय मिस्टेक हुआ था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। रुद्र नाज की बातें आराम से सुनता रहा। नाज अभी भी उसकी गोद में ही बैठी हुई थी। रुद्र ने उसे अपनी तरफ से बिल्कुल टच नहीं किया। वो नाज के चुप होते ही धीरे से सर्द आवाज में बोला, उठिए। नाज डरी हुई थी, उसको ज्यादा समझ नहीं आया। वो जल्दी से बोली, अंकल प्लीज सॉरी, मुझे मारना मत प्लीज, आप बिल मत देना, जो बोलोगे वो खिला दूंगी, प्लीज अंकल इन गुंडों से बचा लो। नाज की बात सुनकर सबकी आंखें बाहर आने को हो गई। अनिरुद्ध की तो हंसी निकलने लगी। रोनी भी अब हंसने पर आ गया लेकिन उसे अपनी जाना प्यारी थी इसीलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। उसे अपने लिए गुंडा सुनना भी बुरा नहीं लगा। रुद्र ने गुस्से भरी आवाज में कहा, हमने कहा उठिए। रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुनकर नाज होश में आई। फिर उसे समझ आया वो गोद में बैठी है। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और बोली, सॉरी अंकल, सो सॉरी, आपकी बेटी जैसी हूँ, बुरा मत मानना अंकल प्लीज। वो मैं इन गुंडों से डर गई थी इसीलिए बैठ गई। आपके पैर तो नहीं दुखने लगे? वैसे मैं इतनी भारी नहीं हूँ। अनिरुद्ध ने तो अपने मुंह पर हाथ रख लिया और नाज की बात सुनकर मुंह बंद किए ही हंसने लगा। वो नाज के ड्रामे भी देख रहा था। रोनी और दूसरे बॉडीगार्ड की हंसी निकल रही थी। बेचारे खुद को रोके हुए खड़े थे। रुद्र ने नाज को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। ब्लू जींस के साथ कैफे की टेक वाली रेड टी शर्ट और पैरों में व्हाइट शूज, बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। बेहद खूबसूरत था चेहरा, एकदम फिट फिगर। छोटे बालों के कुछ लटे उसके मुंह पर आ रही थी। रुद्र ने कुछ सेकंड उसे देखा फिर अपना चश्मा उतार दिया। रुद्र के चश्मा उतरते ही नाज वहीं पर रुक गई। रुद्र की खूबसूरत आंखों की तरफ देखने लगी। रुद्र भी उसे देख रहा था। अब वो ज्यादा क्लियर देख रहा था नाज को। फिर उसने नाज को देखते हुए अपना मास्क उतार दिया। उसके मास्क उतारते ही नाज की आंखें इतने हैंडसम बंदे को देखकर उस पर जम गई। बाकी तीनों लड़के हैरानी से रुद्र को देखने लगे। ऐसा तो कभी नहीं किया पहले उसने। किसी से नजरें मिलाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं और बाहर जाते टाइम भी वो मास्क लगाकर ही रखता था। नाज वो खुद अपना चेहरा किसी को नहीं दिखा आज वो खुद अपना चेहरा किसी को दिखा रहा था। नाज कुछ पल तो देखती रही फिर जल्दी से सेंस में आकर हैरान होकर बोली, आप अंकल थोड़ी हो। किस बेहुदा इंसान ने मुझसे कहा कि आप अंकल हो? आप तो ठीक ठाक से हैंडसम हो। नाज की बात सुनकर सब अब नाज को हैरानी से देखने लगे। बस रुद्र ही उसे नॉर्मल लुक से देखे जा रहा था। रोनी और अनिरुद्ध ने एक नज़र नाज को देखकर एक दूसरे की तरफ देखा। नाज की बेवकूफ़ी भरी बातें पर दोनों को हंसी आ गई। रोनी बेचारा खुलकर नहीं हंस सकता था इसीलिए अनिरुद्ध से सोफे पर रखा छोटा सा पिल्लो उठाकर अपने मुंह पर रख लिया। साइलेंट हंसने लगा। रुद्र ने कुछ नहीं बोला तो नाज ने जल्दी से बोला, सर आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं आपको फ्री में खिलाऊंगी। बहुत चलती है मेरी इस कैफ़े में। यहाँ के ओनर मेरे अंकल हैं, मैं उनकी फेवरेट हूँ। आप 3,000 तक कुछ भी ऑर्डर कर दो, मैं माफ़ करवा दूंगी। आपके शूज खराब हो गए मेरी वजह से, पता नहीं कितने के होंगे, 2-3 हज़ार के होंगे। वैसे तो मुझे देखने में सस्ते ही लग रहे हैं, सेल में इससे भी अच्छे सस्ते मिल जाते हैं। चलो फिर भी 3,000 तक माफ़ करवा सकती हूँ। बस मेरी रेटिंग मत गिराना, यहाँ को सबसे अच्छी एम्प्लॉय हूँ मैं। अच्छा बताइए क्या खाना है आपको? वैसे मैं बटर चिकन बहुत अच्छा बनाती हूँ, मेरी सिग्नेचर डिश है। लेकिन आप लोग तो 4 हो, देखकर तो लगता है 5 किलो चिकन आप खा जाते होंगे। लेकिन फिर भी बना दूंगी जैसे तैसे। बताइए खाएंगे बटर चिकन? नाज अपनी बात खत्म करके बारी-बारी सबकी तरफ देखने लगी। रुद्र को छोड़कर बाकी सब मुँह खोले हैरानी से नाज को देख रहे थे। नाज ने बातों ही बातों में उनकी तगड़ी बेइज्जती भी कर दी और इनको फील भी नहीं करवाया लेकिन उन्होंने खुद ही फील कर ली। रोनी अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध ने उसे फिर देखा। दोनों रुद्र की तरफ देखने लगे जो सोफे पर कोने टिकाए एक पैर दूसरे पैर पर रखकर अपना हाथ अपने होठों पर रखकर नाज की तरफ देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। नाज बड़ी उम्मीद से सबकी तरफ देख रही थी। फिर वो रुद्र को देखने लगी। मुस्कुराकर अपने आईब्रो उठाकर बच्चों की तरह पूछने लगी। रुद्र ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर कुछ सेकंड उसको देखकर बोला,
नथिंग, थैंक्स फॉर सर्विस, रुद्र ने इतना बोला और सोफे से उठकर खड़ा हो गया। रुद्र के उठते ही नाज ने हल्का सा मुंह खोले देखने लगी। इतनी अच्छी हाइट और बॉडी देखकर वो बस उसे देखने ही लगी। वो खुद रुद्र की चिंतक आ रही थी। रुद्र भी उठ गया। रुद्र ने एक नज़र नाज की आंखों में देखा, फिर तेजी से आंखों पे से चश्मा और चेहरे पर मास्क लगाए बाहर की तरफ चला गया। बाकी सब भी उसके पीछे चल गए। नाज तो बस हैरानी से उनको जाते हुए देखती ही रह गई। तो दोस्तों, ये थी आज के फर्स्ट पार्ट में हमारे हुक्म शाह की पहली मुलाकात हुक्मरानी शाह से, जो कि काफ़ी ही फनी थी। अब आगे क्या होगा हमारे प्यारे से हुक्म शाह रुद्राम सिंह राजपूत और चुलबुली सी नाज के बीच में, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।